नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर कटिहार से है, जहां गौरीपुर बांध पर लूट का विरोध पड़ा भारी। युवक को मारी गोली, हालत गंभीर है। आपको बता दें, रोशना थाना क्षेत्र के गौरीपुर बांध पर सोमवार शाम उस वक्त सनसनी फैल गई जब लूटपाट के इरादे से आए दो अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल युवक की पहचान अहमदाबाद थाना क्षेत्र के सूरापुर गाँव निवासी 20 वर्षीय राजेश कुमार यादव के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि राजेश सोमवार को अपनी नानी के घर गौरीपुर गांव गया था। शाम के समय वह एक ठेकेदार के पास पैसा लेने गया था और वहीं से लौटते वक्त ये वारदात हुई है। और जानकारी के अनुसार जैसे ही राजेश बाइक से बांध के रास्ते अपने नाना के घर लौट रहा था, तभी पहले से घात लगाए बैठे दो अपराधियों ने उसे रोक लिया। बदमाशों ने हथियार दिखाकर पैसा और मोबाइल की मांग की है और साथ ही गोली राजेश के बाएं जांघ में लगी है और शरीर के अंदर फंस गई है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि हिम्मत दिखाते हुए घायल अवस्था में ही राजेश किसी तरह बाइक स्टार्ट कर वहां से भाग निकला है। फिलहाल सदर अस्पताल में उसका इलाज जारी है। इधर रोशना थाना में मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। मामला सर ये 1 बजे रात सर, ठीक है। ये लोग आ रहा था नाच देखा, ठीक है। अभी लोग 4 बजे लेके था, गांजा बहन के पी रहा था पुल पर बैठ के। ये लोग गया था कियारी है, कियारी सिर को उठा लिया, उठाया से सर मुड़ी बांध दिया। उसके पास मोबाइल था, मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया उसका, मोबाइल भी स्विच ऑफ कर दिया। मारने के चलते क्या कहते फोन भी आ जाएगा तो हाला कराया था भाई, घर से तो पहुँच सकता नहीं। और 2 लड़की था उसमें से, 2 में तो एक भागा सर है, भागा भी तो वो भी नहीं आके बताया घर पे है क्या वहाँ आपको बेटी के ले गया। हम लोग धरते नहीं सर, बताइए पहले। आपको पता कैसे चला? पता चला हमको, इसको मम्मी खोजने लगा इसको। मामला सर ये 1 बजे रात सर, ठीक है। ये लोग आ रहा खबर गया जी से है, जहां गया जी जिले के आसम थाना क्षेत्र के सुग्गीडीह गांव की ये घटना दिल को झकझोर कर रख देगी। ये दुखद घटना सामने आई है। इस मामले में अब तक की मुख्य जानकारी है कि आसम थाना क्षेत्र के अंतर्गत आपको बता दें कि एक 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया। आरोपियों की संलिप्तता की बात करें तो पुलिस रिपोर्टों के अनुसार इस मामले में 4 लोगों के शामिल होने की बात कही गई है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस सक्रिय हो गई और पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया है और मामले की गंभीरता को देखते हुए प्राथमिकी पॉक्सो एक्ट में दर्ज करते आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। सूचना मिलने के घंटे के अंदर उन 4 व्यक्तियों को पकड़ा गया है, जिनका नाम शिशुपाल कुमार और दूसरा सजन कुमार तथा 2 नाबालिग बच्चे हैं। सभी ग्राम सग्गीडीह और थाना आसम जिला के बताए जा रहे हैं। पीड़िता एवं पकड़ाए 4 व्यक्तियों को चिकित्सालय जांच हेतु भेजा गया है। मामला सर ये 1 बजे रात सर, ठीक है। ये लोग आ रहा था नाच देखा, ठीक है। अभी लोग 4 बजे लेके था, गांजा बहन के पी रहा था पुल पर बैठ के। ये लोग गया था कियारी है, कियारी सिर को उठा लिया, उठाया से सर मुड़ी बांध दिया। उसके पास मोबाइल था, मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया उसका, मोबाइल भी स्विच ऑफ कर दिया। मारने के चलते क्या कहते फोन भी आ जाएगा तो हाला कराया था भाई, घर से तो पहुँच सकता नहीं। और 2 लड़की था उसमें से, 2 में तो एक भागा सर है, भागा भी तो वो भी नहीं आके बताया घर पे है क्या वहाँ आपको बेटी के ले गया। हम लोग धरते नहीं सर, बताइए पहले। आपको पता कैसे चला? पता चला हमको, इसको मम्मी खोजने लगा इसको घर पे। डेली साथ सूते तो नहीं खोजेगा सर, बताइए पहले है। खोजने के बाद फिर हमारा पोखरा पर चाचा है, मौसा है, उनको घर पे उन्होंने लाइट मारा है, तो फिर हाला होने लगा। फिर हमारा सब घर के गया आदमी, तो फिर मिला लड़की वहाँ पे। लड़की मैंने कौन अवस्था में थी? है कौन अवस्था में थी? हमारा लड़की, उसका लड़की से कपड़ा पहले देखिए सर, कैसा कपड़ा है हम तो देखे नहीं सर, उसका चेहरा भी नहीं देख चुके अभी। किस लिए देखे हैं, हमारा से बर्दाश्त ना चुका। ऐसे नहीं सर मरते हुए सर, पता चलता ना तो रात में उसको काट देते हैं।
गौरीपुर बांध पर लूट का विरोध पड़ा भारी, युवक को मारी गई गोली, हालत गंभीर है। दो बदमाशों ने हथियार के बल पर लूट की कोशिश की है, विरोध करने पर चलाई गोली, सदर अस्पताल में इलाज जारी है। रोशना थाना क्षेत्र की गौरीपुर बांध पर सोमवार उस वक्त सनसनी फैल गई जब लूटपाट के इरादे से आए दो अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी है। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल युवक की पहचान अहमदाबाद थाना क्षेत्र के सूरापुर गाँव निवासी 20 वर्षीय राजेश कुमार के युवक के रूप में हुई है। बताया जा रहा कि यह राजेश सोमवार को अपनी नानी के घर गौरीपुर गांव गया था। शाम के समय वह एक ठेकेदार के पास पैसा लेने गया था और वहीं से लौटते वक्त ये वारदात हुई। जानकारी के अनुसार जैसे ही राजेश बाइक से बांध के अपने रास्ते नाना के घर लौट रहा था, तभी पहले से घात लगाए बैठे दो अपराधियों ने उसे रोक लिया। बदमाशों ने हथियार दिखाकर पैसे और मोबाइल की मांग की है। राजेश ने जब इसका विरोध किया तो वहां से निकलने की कोशिश की तो एक अपराधी ने पिस्तौल से फायरिंग कर दी है। इसके बाद परिजनों ने उसे तुरंत स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया है। इधर रोशना थाना में मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आया था घूमने के लिए हम लोग के यहाँ, शाम में बोला कि जा रहा है ठेकेदार से भेंट करने के लिए। ठेकेदार से भेंट करने के बाद गया बांध इधर घूमने, उधर से चाट उठ खा के लौट रहा था। लौटते वक्त उसको रोका गया, रोक के बोला कि पैसा दो। ये बोला पैसा नहीं है मेरे पास। फिर बोला कि मोबाइल दो, ये मोबाइल नहीं दिया। बस भागने का कोशिश किया, जैसे भाग के बोल रहा है गाड़ी स्टार्ट करने जा रहे थे, बस पैर में गोली मार के दो लोग था, दोनों भाग गया। कहाँ का रहने वाला है? सूरा पार का रहने वाला है। सूरापुर का। ठेकेदार के पास क्या पैसा लेने के लिए गया था? पैसा तो ले लिया था, लेकिन बात करने गया था कि काम उम करने जाएंगे। क्या पैसा छीनता ही हुआ है क्या? नहीं, छीनता ही नहीं हुआ। वही छीनने पैसा लिया नहीं था, छीनने के लिए इसको रोका गया था। प्रयास कर रहा था। हाँ, ये बचा कर भागने पास में भी कुछ नगद था क्या उनका? नहीं, पैसा वैसा नहीं छीन पाया। मोबाइल मोबाइल भी है, मोबाइल भी नहीं छीन पाया। मतलब छीनताई करने के लिए ही जो है हाँ, इसको रोका गया था। नहीं रुका, भागने लगा तब मारा। ये रुक भी गया था, इसको रोक के। घटना कहाँ पे? गौरीपुर बांध पे। कौन थाना पड़ता है? कौन थाना पड़ता है? रोशना थाना पड़ता है। रोशना थाना। हाँ। कितना गोली मारा गया उनको? एक गोली लगा है जांघ पे। घायल क्या नाम है? राजेश कुमार यादव। मेरा नाम नीतीश कुमार यादव है। क्या करते हैं राजेश कुमार? ये काम करता है बाहर में, प्लाई बोर्ड में। हम उनका मामा लगते हैं। मामा लगते हैं। हाँ। क्या हुआ है, क्या पता चला? वो अचानक से वो गया था बांध पे घूमने के लिए, तो वहाँ दुकान लगता है और उधर ठेकेदार का भी घर था, तो वही ठेकेदार से पैसा वैसा लेने के लिए गया था। तो हुआ यही बात कि उधर से रिटर्न जब आ रहा था तो दो लड़का था जो कि छेक लिया, इसको छेकने के कारण पैसा मांगा, मोबाइल मांगा, नहीं दिया, ये सब चीज़ें। तो उसको जब हाथापाई होने लगा तो ये भागने की कोशिश किया तो उसको गोली मार दिया। हाँ। कहाँ गोली लगा है? जांघ पे शायद लगा है उसका। कितना गोली मारा गया? एक ही गोली लगा है। एक गोली मारा। हाँ। लड़का की पहचान हुआ है क्या? नहीं सर, लड़का का पहचान नहीं हुआ है। कितना लोग था? 2 लोग? हाँ, 2 लोग थे। 2 लोग। जी। ये कहाँ का रहने वाला है राजेश यादव? ये है सूरापार के रहने वाला, अहमदाबाद थाना पड़ता है। अहमदाबाद से। हाँ। आज कहाँ गए थे? वहाँ पे नाना का भी घर है और ठेकेदार का भी इधर घर है। तो वो बोले कि शाम में नाना के यहाँ रह जाएंगे और उधर ठेकेदार से। कितना बजे का घटना है? ये 7 बजे के करीब। 7 बजे। 7 साढ़े 7 बजे के करीब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रवण यादव है। आप उनके कौन है? मामा। आया था। अलवर शहर के प्रमुख बाजारों में आपको बता दें, बेतरतीब ढंग से खड़े वाहनों के कारण लगने वाले जाम से जनता को राहत मिली है। सोमवार को यातायात पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए शहर के अलग अलग इलाकों में 30 वाहनों को क्रेन से उठाकर जब्त कर लिया। पुलिस की इस कार्रवाई से शहर के अतिक्रमणकारियों और साथ ही बेतरतीब पार्किंग करने वाले हड़कंप मच गया। सभी लोगों में शहर के व्यस्ततम बाजारों में बढ़ते ट्रैफिक दबाव और अवैध पार्किंग के चलते लगने वाले जाम की समस्या को देखते हुए यातायात पुलिस ने सोमवार दोपहर को एक विशेष अभियान चलाया। इस दौरान कार्रवाई के दौरान नो पार्किंग जोन, दुकानों के सामने और मुख्य सड़कों पर अवैध रूप से खड़ी करीब 25 दोपहिया वाहन, बाइक, स्कूटी और 5 कारों को जब्त कर लिया। यातायात प्रभारी संजय के नेतृत्व में पुलिस टीम ने शहर के सबसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में जैसे रोड नंबर 2, होप और सर्कस और साथ ही घंटाघर पर चर्च रोड स्थित आसपास के बाजारों में सर्चिंग की गई है। जी सर, आज क्या कार्रवाई की गई है? कितनी गाड़ियाँ जब्त की गई हैं? आमजन के लिए यातायात को सुगम बनाने के लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला अलवर ASP मैम के निर्देशानुसार जो भी आम रोड पर नो पार्किंग में वाहन खड़े गए उनकी खिलाफ हमारी ट्रैफिक पुलिस की आज कार्रवाई की गई है। उससे पहले भी हमारी कार्रवाई निरंतर जारी है। उसी क्रम में आज हमने
अम्बेडकर सर्किल, घंटाघर, टॉप सर्कस, कंट्रोल रूम के सामने और नगर निगम के सामने कार्रवाई करते हुए 5 से 6 4 व्हीलरों को क्रेन की सहायता से ट्रैफिक ऑफिस जब्त करके पहुंचाया गया है, जो नो पार्किंग में खड़े हुए थे, और करीब 20 से 25 वाहन 2 व्हीलर जिनको ट्रैक्टर की मदद से जो नो पार्किंग में रोड पर खड़े हुए थे उनको ट्रैफिक ऑफिस पहुँचाया गया और जिनके खिलाफ अग्रिम जो भी कार्रवाई होगी, चालान किया जो भी होगी, वो कार्रवाई अमल में लगेगी। आगे भी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। बिल्कुल, हमारी ट्रैफिक की ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी और मेरी आम जन को यही अपील है कि अपने वाहन वाइट लाइन के पार या नो पार्किंग स्थान पर खड़ा ना करें, सिर्फ पार्किंग स्थान पर ही खड़ा करें ताकि लोगों को आवागमन में कोई असुविधा ना हो। शाम के टाइम हमने कई बार देखा है जाम की स्थिति बन जाती है, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल, कहाँ जहाँ भी हमें कोई सूचना ऐसी प्राप्त होती है तो हमारी जो मोटरसाइकिलों पर जो हमारी टीमें चलती हैं, 6 टीमें, वो तुरंत वहाँ पहुँच के उस स्थिति से निपटारा करती हैं। फूले ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सैनी का जयपुर में मलारना डंगर सवाई माधोपुर जाते समय निवाई सब्जी मंडी में माली समाज के तहसील अध्यक्ष राम अवतार सैनी के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान समाज के लोगों द्वारा राजस्थानी परंपरा अनुसार तिलक लगाकर माला व साफा पहनाकर जयकारों के साथ जोरदार स्वागत किया गया। मीडिया से बात करते हुए सीपी सैनी ने कहा कि माली समाज एक शांति प्रिय कौम है और लेकिन 11 सूत्रीय मांगों के मामले में पिछली सरकार एवं वर्तमान सरकार ने समाज के साथ विश्वासघात किया है और साथ ही समाज अब शांति के बजाय क्रांति के मार्ग को अपनाएगा और अब की बार समाज द्वारा क्रांतिकारी आंदोलन किया जाएगा। जो भी विधायक विधानसभा में माली समाज की मांग को नहीं रखेगा, आने वाले समय में माली समाज उस विधायक का साथ नहीं देगा। उन्होंने बताया कि समाज द्वारा एक सीमित समिति बनाई गई है जिसमें समिति का निर्देश मिलेगा, जैसे ही उसी के अनुसार योजना बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि समाज को ज्योतिबा फुले जयंती के अवसर पर सीएम भजनलाल शर्मा से बड़े घोषणा की उम्मीद थी, लेकिन वहां पर भी केवल खानापूर्ति की गई है। मैं देखो आज पहले तो सबसे पहले टोंक यहाँ निवाई आया हूँ, तो निवाई के जो भी सारे मेरे समाज बंधु हैं और भी सर्व समाज के लोग हैं, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने बहुत सारा प्यार दिया, मान सम्मान दिया और भव्य स्वागत किया। और टोंक तो मेरा घर के जैसा है कि टोंक में यहाँ निवाई आता रहता हूँ। लेकिन मैं आज आपको बता रहा था एक विशेष उद्देश्य और है। हमने 25 फरवरी को विधानसभा घेराव किया था, वो एक शांति का प्रतीक था और हम शांति प्रिय सरकार को हमारी बातें मनवाना चाह रहे थे। लेकिन सरकार को मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिमाग में कहीं कोई ना कोई कचरा है, जो वो लगता है सरकार को कि ये क्रांति के बगैर नहीं होंगे, कोई मांगे नहीं मानने वाले। तो हम सरकार को आपके या निवाई से भी मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, सीधी चेतावनी दे रहा हूँ कि निवाई के लोग भी अब की बार जयपुर ताम जाम करके इकट्ठा करके फिर पहुँचेंगे। अभी हम शांति से थे, अब क्रांति आ रही है, एक बहुत बड़ी क्रांति आ रही है। सरकार अगर हमारी 11 सूत्रीय मांगे नहीं मानती है तो जल्द ही इतनी बड़ी क्रांति होगी कि सरकार के हम बस में नहीं आने वाले हैं। कहीं ऐसा नहीं हो पूरा राजस्थान का चक्का जाम हो जाए, ट्रेन की पटरियां उखाड़नी पड़ जाए और भी बहुत कुछ होने वाला है। इसलिए सरकार से 11 सूत्रीय मांगों में मुख्य बिंदु क्या है बताएंगे? देखो, हमारी मुख्य मांग यही है, सबसे पहले आरक्षण सही थे 11 सूत्रीय मांगे हैं, उन पे हम सहमति चाहते हैं। जैसे कि कल आपको पता होगा अभी 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती थी। हमने सोचा था कि सरकार कहीं ना कहीं एक बड़ा निर्णय लेगी और इस बड़े तबके को कोई राहत प्रदान करेगी, लेकिन वो सर्व समाज की जन भावना को भी मुझे लगता है सरकार ने दरकिनार किया। 11 अप्रैल को कोई ऐसी बड़ी घोषणा नहीं की जिससे कि आज इस जो मंडियों में अच्छी सब्जी इकट्ठी करके उन एसी में बैठे हुए लोगों तक पहुंचाने का काम करती है, उन लोगों के दिमाग में कोई ख्याल नहीं आया। इसलिए अब ये जो आंदोलन है बहुत बड़ा क्रांति से होने वाला है और आज उसी की शुरुआत हम वापस कर चुके हैं और एक बहुत बड़ा आपको आगे उग्र प्रदर्शन देखने को मिलेगा। देखो, सीपी सैनी एक चमकता सितारा जिसके नाम से हजारों एकत्रित समाज के लोग हो जाते हैं। उन व्यवस्थाओं को लेकर सीपी सैनी संघर्ष के लिए निकले हुए हैं। तो ये संघर्ष आपको कब तक करना पड़ेगा?
ये संघर्ष तो देखो, जब तक हमारे हाथों की लकीरों में लिखा तब तक करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अब की बार जो संघर्ष होगा एक बहुत बड़े उग्र प्रदर्शन के साथ होगा। उसके लिए चाहे हमें जेलों में जाना पड़े हम जेल भर देंगे, और भी कहीं जाना पड़े तो वो भी उसके लिए हम तैयार होंगे, पूरी मजबूती से तैयार होंगे, और इतना मजबूती से होंगे जो सोचने लायक नहीं होगा। तो ये रिजर्वेशन होने वाली, देखो इसके लिए तो हमारी एक सीनियर कमेटी बनी हुई है। वो सीनियर कमेटी जो फैसला, उसकी मीटिंग होने वाली है अभी कुछ दिनों में, वो जो फैसला लेगी हम उसके लिए तैयार रहेंगे। लेकिन मुझे जहाँ तक विश्वास है, कमेटी को हम यही कहेंगे कि हम शांति से बहुत मनवा चुके हैं, अब एक क्रांति पैदा होनी चाहिए, और क्रांति ऐसी पैदा होगी पूरे राजस्थान का चक्का जाम कर दिया जाए, या सरकार को ऐसा कुछ जवाब दिया जाए ताकि सरकार आकर ये कहे कि इस किसान के बेटों को भी इसकी अलग से इसकी व्यवस्था चाहिए, इनको आरक्षण चाहिए, इनका बोर्ड चाहिए। देखिए आरक्षण को लेकर के आप अकेले चलें, लेकिन अगर मैं यूँ कहूँ तो पक्ष में और विपक्ष में दोनों में ही माली समाज के पुख्ता मजबूत दावेदार नेता बैठे हैं, लेकिन सब मौन हैं। किस तरह से आप उनकी प्रतिक्रिया को देखते हैं? मैंने आपको स्पष्ट कर दूं, अब की बार हमने सौगंध खाई है कि अगर कोई भी एमएलए अगर हमारी मांग को नहीं उठाता है विधानसभा में, या हमारे लिए पत्र नहीं लिखता है, चाहे वो हमारा हो चाहे कोई दूसरा हो, अगर उसने कहीं भी हमको मजबूती से सपोर्ट नहीं किया तो हम उनको नीचे गिराने का काम करेंगे, उनको हराने का काम करेंगे, उनको बिल्कुल वो कड़ा जवाब दे दिया जाएगा इस समाज के द्वारा, जो वो आने वाली 7 पुस्तियों को याद रखेंगे। देखिए आपने कहा शांति के बाद इस क्रांति को लेकर के आप अपने समाज के प्रति कितने सजग है, कितने लोगों की इसमें आपके साथ दावेदारी है, जिसमें युवा भी काफ़ी संगठित दिख रहे हैं? आपने विधानसभा में देखा, और विधानसभा में जो संख्या आपने देखी वो लाखों की संख्या सिर्फ और सिर्फ एक शांति का प्रतीक थी। लेकिन अगर वही लाखों की संख्या अगर मैं एक इशारा करता तो विधानसभा में घुस सकती थी, एक इशारा करता तो पटरियां भी उखाड़ सकती थी, एक इशारा करता तो मुख्यमंत्री हाउस में भी घुस सकती थी, क्योंकि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है, भीड़ को एक बार सिर्फ इशारा करना होता है। लेकिन हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, हम चाहते हैं कि शांति से मान ले कोई बात है, और उस शांति के लिए हम लोग गए थे, लेकिन सरकार शांति से नहीं मानना चाहती, तो अब एक उग्र प्रदर्शन करना पड़ेगा, उग्र क्रांति करनी पड़ेगी। उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे युवा कहीं कमज़ोर नहीं है, वो लाठे से लाठे बजाने के लिए तैयार हैं, कहीं ना कहीं बच्छेड़ उठा देंगे वो। तो आगे भविष्य में आपकी क्या रणनीति इसको लेकर के रहने वाली? अभी आगामी कुछ ही समय में हमारी कोर कमेटी की मीटिंग होने वाली है, पूरे राजस्थान के तमाम पदाधिकारियों की मीटिंग होने वाली है। उसके बाद में ये बताएंगे कि हम क्या हैं, कमज़ोर को ना भईजी में बिल्कुल भी। और थारा जहाँ का पत्रकार हमारे साथ ही क्रांतिकारी, तो फिर कड़े कमी है, सरकार तक थे बात पहुँचा। खबर भरतपुर से है, जहां नदबई कस्बे में 4 दिन पहले महेश ज्वेलर्स की दुकान में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मुख्य आरोपी फरार है। एसपी ने मुख्य आरोपी पर 25,000 का इनाम घोषित किया है। चोरी की घटनाओं में आपको बता दें कि उपयोग करने वाले उपकरण के साथ बाइक एवं चांदी के आभूषण को आरोपी से बरामद कर लिया गया है। भरतपुर और डीग जिले में हाल ही में हुई 6 से 7 चोरी की वारदातों में इन्हीं का हाथ है। जिला पुलिस अधीक्षक दिंगत आनंदन ने बताया है कि 9 अप्रैल को नदबई कस्बे में महेश ज्वेलर्स की दुकान में सोने चांदी के आभूषण की चोरी हुई थी। पुलिस ने चोरी का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसकी पहचान डीग जिले के बरखेड़ा गांव निवासी भगवान सिंह के रूप में हुई। इसका छोटा भाई है डालचंद, जो चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था और साथ ही मास्टरमाइंड है। भगवान सिंह चोरी की घटनाओं में इसका सहयोग करता था। हालांकि मुख्य आरोपी अभी फरार है, लेकिन उसे भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इन्हीं चोरों के द्वारा भरतपुर के हलैना अलावा डीग जिले के सिकरी नगर में भी चोरी की वारदातों को अंजाम दिया जाता है, क्योंकि प्रत्येक चोरी में एक जैसे विभूषण और साथ ही वेशभूषा, जूते और हाव भाव नजर आते हैं। मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड डालचंद, इसका बड़ा भाई भगवान सिंह जो पुलिस की गिरफ्त में, उसका काम कम चोरी की घटना के बाद उपकरण और ड्रेस को संभाल के रखना होता था। रात में शटर तोड़ के एक अज्ञात
बदमाश ने, चोर ने नकब लगा करके और अंदर सोने चांदी के जो आभूषण थे उनको चोरी करके ले गए थे, जिसमें तत्काल पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए फर्स्ट प्रायोरिटी पे इस केस को लिया। और जो हमारी विशेष गठित टीम है जो ऑलरेडी मर्डर और लूट के केस का इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसी ने इस घटना को भी पूरी तत्परता के साथ उजागर करने के लिए दिन रात मेहनत की, जिसमें घटना के समय जब सीसीटीवी फुटेज देखे गए तो जो आरोपी था, जो चोर था, नकबजन जो था, उसने पूरी तरह से अपने शरीर को ढका हुआ था। सिर से लेकर पैर तक विशेष तरह के कपड़े पहने हुए थे, हाथों में दस्ताने थे और दबे पाँव वो बिना किसी वाहन का प्रयोग करके आता हुआ दिखाई दे रहा था। जो इक्विपमेंट उसके पास थे वो विशेषकर नकबजनी के लिए बनाए गए थे, जिनसे कुछ ही सेकंड में उसने शटर को तोड़ के अंदर प्रवेश कर लिया और चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिससे ऐसा आभास हो रहा था कि वो पेशेवर चोर है। सीसीटीवी फुटेज रात का समय होने के कारण बहुत ज़्यादा सफलता उस समय देखने से हमें आइडेंटिफिकेशन में नहीं मिली, जिस कारण से पूरी टीम ने घटना से पहले कई दिन का सीसीटीवी फुटेज तकरीबन 150 कैमरों में देखा। तो ये ज्ञात हुआ कि ये जो चोर है ये मोटरसाइकिल पे आता है, इसके साथ कोई अन्य आरोपी भी है और दिन में दुकानों की, व्यापारियों के जो प्रतिष्ठान है उनकी रेकी करता है, जिसमें ये चिन्हित करता है कि कौन सा इसके लिए आसान लक्ष्य रहेगा जिसमें रात में नकब लगा करके ये चोरी की घटना को अंजाम दे सके। उसके आधार पे उसकी वेशभूषा, उसके जूते, उसकी मोटरसाइकिल, उसका जो पहनावा है, उसके हाव भाव जो हैं, उनके आधार पे ये पहचान की गई कि उक्त आरोपी ही अन्य कई आसपास की वारदातों में संलिप्त है, जैसे कि हलेना में हुई चोरी की वारदात, सीकरी, नगर, कामा, डीग जिले में हुई तकरीबन 6 से 7 वारदातें इसी के द्वारा की गई। इसका जो आइडेंटिफिकेशन था उसके आधार पे एक मैनहंट पूरी टीम ने चालू किया, जिसमें हमें ये सफलता मिली है। और ये जो पूरा मॉड्यूल है ये उजागर हुआ है, जिसमें भगवान सिंह इसका सगा भाई है, जो वो और ये मिल के एक साथ रेकी करते हैं और भगवान सिंह निगरानी करते हुए ये शटर तोड़ के अंदर प्रवेश करता है। उसके बाद जो माल मशरूका है, जो मोटरसाइकिल है और जो नकब लगाने की सामग्री है, वो सब उपलब्ध कराना, उनको संभाल के रखना और छुपाना वो भगवान सिंह की जिम्मेदारी है। भगवान सिंह को पीछा करके गिरफ्तार किया गया है, जो कि 36 साल उम्र है, निवासी बरखेड़ा, जिला डीग का रहने वाला है। और उसी दबिश के दौरान जो दूसरा आरोपी है डालचंद, वो मौके से फरार हुआ, जिसके संबंध में अहम सुराग मिले हैं। और इनके पास से जो नकबजनी करने का जो सामान है, जैसे कि नकब, जैक, कटर, प्लायर, ग्राइंडर, ये सब बरामद हुए हैं। चोरी किए गए चांदी के आभूषण बरामद हुए हैं और जो घटना में प्रयोग की गई मोटरसाइकिल थी वह भी बरामद हुई है। इनके द्वारा तकरीबन 7 से 8 चोरियां हाल ही में किया जाना कबूल किया गया है। जो डालचंद जो मुख्य आरोपी है उसके खिलाफ पहले से ही 15 प्रकरण विभिन्न थानों में चोरी के, नकबजनी के, लूट के दर्ज हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया वो एक पेशेवर क्रिमिनल है जो बहुत ही सावधानी बरतते हुए घटना को अंजाम देता है, जिस कारण से पुलिस के लिए वो चुनौती बना रहता है और बहुत मुश्किल से पकड़ में आता है। अभी डालचंद को गिरफ्तार करने के हमारे पास अहम सुराग हैं, फिर भी आपके माध्यम से डालचंद पे 25,000 रुपये का इनाम जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर के द्वारा मैं घोषणा करता हूं, जिससे जल्दी जल्द वो हमारी गिरफ्त में हो और ये पूरा मॉड्यूल उजागर किया जा सके। कुछ अभी नदवी में कुछ चोरियाँ और भी हुई, उनमें कुछ सुराग मिलेंगे कि नदवी में ऐसी चोरियाँ ज्वेलर्स की दुकान हो पाई हैं? जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक आदतन मॉड्यूल है और इन्होंने अभी फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरोगेशन में ही 7 से 8 वारदातें कबूल की हैं। जो नदवई और आसपास के क्षेत्र में जो भी चोरियां हुई हैं उन सब की फुटेज हम निकाल रहे हैं और उनसे इनका क्या कनेक्शन है उसको पे रात में शटर तोड़ के एक अज्ञात बदमाश
न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में सोमवार देर रात चोरी की एक बड़ी वारदात उस समय टल गई जब मकान मालिक और उसके परिवार ने सतर्कता और साहस दिखाते हुए बदमाशों का मुकाबला किया। इस दौरान बदमाशों ने फायरिंग और पथराव किया है, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। रात करीब 1 बजे एजाज अली अपने घर पर टीवी देख रहे थे, तभी घर के लगे सीसीटीवी कैमरे में उन्हें साइड के कमरे का ताला तोड़ते हुए एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए। उन्होंने तुरंत अपने बेटों शाहबाज और शाहबाज अली को सूचना दी। तीनों जैसे ही घर से बाहर निकले, बदमाश मौके से भागने लगे। परिवार ने उनका पीछा किया। इस दौरान घर का पालतू कुत्ता भी बदमाशों के पीछे दौड़ पड़ा, जिससे बदमाशों में घबराहट फैल गई। खुद को घिरता देख बदमाश ने 2 राउंड फायरिंग कर दी। करीब आधा किलोमीटर दूर नाले के पास भी देशी कट्टे के फायर किए गए हैं और हथियार को दोबारा लोड कराने की कोशिश की गई है। पीछा करने के दौरान बदमाशों और परिवार के बीच धक्का मुक्की हो गई। इस दौरान एक बदमाश ने पत्थर से शहबाज अली के सिर पर वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। परिवार के बहादुरी दिखाते हुए आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया है और पूछताछ में उसने अपना नाम राजेंद्र निवासी जुल्मी बताया है। उसके साथियों के नाम हरि सिंह और मुकेश सामने आए हैं, जबकि एक अन्य आरोपी फरार है। बदमाश एक सफेद रंग की क्रेटा कार और मोटरसाइकिल से आए थे, जिन्हें उन्होंने कुछ दूरी पर खड़ा किया हुआ था। कल जो रात में आपके घर पे जो चोरी की वारदात हुई है, क्या कुछ जानकारी है इसकी? 7 दिन पहले भी मेरे घर के पास में चोर आए थे, जिसमें से मेरे 2 बकरे चोरी करके वो लेके चले गए थे। रात को मेरी आधे घंटे बाद नींद खुली। नींद खुलने के बाद मैंने देखा मेरे जानवर बाहर निकले हुए थे, तो उसमें से मैंने गिनती करी और 2 बकरे मेरे उसमें से कम थे। तो ये 7 दिन पहले 2 बकरे मेरे चोरी करके ले गए थे। और उसके बाद कल रात को ये 12:30 बजे करीब हमारे यहाँ आए हैं 2 जने आते हैं और आके देखते हैं। पहले तो देखते हैं, फिर वापस रिटर्न चले जाते हैं। फिर 3 जने बाद में वापस आते हैं, जिसमें मेरे कैमरे में मेरे पास नोटिफिकेशन आती है वुमेन्स इसकी। उसके बाद में मैं उठ के नीचे आता हूँ और नीचे आने के बाद में मैं उनके पीछे भगता हूँ। उसके बाद उन्होंने मेरे ऊपर 2 फायर करे हैं देसी कट्टे से। फायर करने के बाद में मेरे घर से करीब आधा किलोमीटर दूर एक नाले में वो बंदूक लोड कर रहे थे। नाले के पास में मैं वहाँ पहुंचा। वहाँ पहुंचने के बाद हमारे बीच में धक्का मुक्की हुई और मैंने उनमें से एक चोर को पकड़ लिया। उधर 4 जने 3 जने उनके खड़े हुए थे, जिन्होंने पत्थर फेंका और पत्थर से मेरे सर पे गहरी चोट आई है, जिसमें मुझे करीब 10 टाके आए हैं। कैसे आए थे चोर? ये चोर एक क्रेटा कार और एक मोटरसाइकिल लेके आए थे, जिन्होंने क्रेटा कार को रोड पे खड़ा किया हुआ था और मोटरसाइकिल को भी रोड पे खड़ा किया हुआ था। कितनी संख्या थी इनकी? ये 4 से 5 आदमी थे। 4 आदमी तो कैमरे में नोट हो रहे हैं, बाकी 5 आदमी ये थे। 2 जनों को मैंने पकड़ा था। उसके बाद इन्होंने मेरे पत्थर की दी है काफी बड़े की, मेरे काफी ब्लडिंग हुई और एक जने को मैंने इनमें से पकड़ लिया है और पुलिस को सुपुर्द किया है। कहाँ के हैं ये जुल्मी के बता रहे हैं। चोरी का पूरा मामला क्या है? रात को सूचना मिली थी कि शाहबाज के घर में और कुछ चोर घुसाए हैं और शाहबाज नाम के एक शख्स ने बहुत बहादुरी दिखाते हुए उनमें से एक को पकड़ लिया। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई थी, उसको उठा लिया और अभी अनुसंधान चल रहा है। फायर की भी बात आई है सामने, तो हम अनुसंधान कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि अगर पब्लिक खुद जागरूक हो जाए, थोड़ी सचेत हो जाए, तो हम लोग तुरंत मदद करते हैं। पुलिस तुरंत मौके पे पहुंचती है। अगर हमें सूचना समय पर मिल जाए तो इस तरह की वारदात रोकने में हम लोग हमेशा कामयाब रहेंगे। बस हिम्मत करें, पब्लिक थोड़ा सा हिम्मत करे, एक दूसरे का साथ दे और पुलिस को तुरंत सूचना दे। सर ये किससे आए थे, मतलब कितनी मात्रा में चोर थे, कैसे आए थे, ये क्या कुछ जानकारी? ये 4 से अधिक सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे हैं और बाइक से आए थे। इनके पास एक कार होने का भी हमें सूचना मिली है, तो इस पे अनुसंधान चल रहा है। अनुसंधान करके ये जितना भी गैंग है सबको हम दबोचेंगे। अमर शहीद डिप्टी कमांडेंट सुभाष शर्मा की 59वीं जयंती पर उमड़ा जनसैलाब।
वीरता की कहानियों से प्रेरित हुए विद्यार्थी। आपको बता दें, आतंकवादियों के लिए खौफ थे सुभाष शर्मा और पुलिस पदक शौर्य से मरणोपरांत सम्मानित किया गया उन्हें। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डीआईजी प्रभाकर जोशी ने कहा कि डिप्टी कमांडेंट सुभाष मेरा बैचमेट व प्रिय मित्र था और साथ ही बैचमेट के साथ वो उनका मित्र भी था। हमने साथ ही कमांडो ट्रेनिंग ली है। प्रभाकर जोशी ने बताया कि 1993 से 1996 के बीच कश्मीर के चुनौतीपूर्ण हालात में सुभाष शर्मा ने अदम्य साहस का परिचय दिया है और उनकी बहादुरी से आतंकी इस कदर खौफजदा थे कि उन्होंने उनका नाम पीटर और साथ ही टेरर ऑफ टेरर रख दिया था। लश्कर और साथ ही हिजबुल जैसे आतंकी संगठनों ने उन पर भारी इनाम घोषित भी किए थे। जब धोखा हुआ हमला, डीआईजी जोशी ने बताया कि जब आतंकी उन्हें सीधे मुकाबले में नहीं हरा पाए तो 16 अप्रैल 1996 को शाम के वक्त पेट्रोलिंग से लौटते समय धोखे भरे और साथ ही आईईडी ब्लास्ट में वे शहीद हो गए और ब्लास्ट इतना भीषण था कि जमीन पर 15 फुट गहरा गड्ढा हो गया था। शहीद सुभाष ने अंतिम समय तक बीएसएफ के मोटो और साथ ही मृत्यु पर्वत कर्तव्य का पालन किया है। वहीं नारी बबीता शर्मा ने दिखाई रहा बेटा बना भारतीय सेना में मेजर। डिप्टी कमांडेंट शहीद सुभाष शर्मा की पत्नी वीरांगना बबीता शर्मा ने बच्चे को संबोधित करते हुए व प्रेरणा देते हुए कहा कि किस तरह से वीर डिप्टी कमांडेंट सुभाष शर्मा जी ने संकल्प से सिद्धि प्राप्त की है और डिप्टी कमांडेंट सुभाष जब छोटे थे तब भी उन्होंने विजेता पिक्चर में हीरो को पायलट बनते देखा था, जिससे प्रेरणा पाकर उन्हें खुद भी पायलट बनने का उन्होंने सपना देखा था और साथ ही विपरीत परिस्थिति में भी बड़े होकर सीमा सुरक्षा बल में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर कमीशनिंग प्राप्त की व साथ ही पायलट भी गए और साथ ही संकल्प से सिद्धि प्राप्त की। जिला अध्यक्ष महावीर जी गौतम भाई साहब, डॉक्टर महेश शर्मा स्कूल प्रिंसिपल, स्टाफ और मेरे प्यारे बच्चों, होनहार बच्चों, इस स्कूल के एकदम चमकदार चेहरे आप सबके मुझे बहुत प्रफुल्लित कर रहे हैं। आपके स्कूल में जब आज मेरा पहली बार आना हुआ है और जिस संस्कृति से आप जुड़ रहे हो, ये मेरे भारत का भविष्य निर्धारित करती है। आप ही हो जो आगे चल करके इस देश के सिरमौर बनोगे, क्योंकि आपने बहुत ही अच्छी संस्कृति जो मेरे भारत की प्राचीन संस्कृति थी उसको आप आज सीख रहे हो, तो इसको बहुत ढंग से सीखना। आज 13 अप्रैल का दिन है, बहुत ही पवित्र दिन है, कारण कि आज बैसाखी का भी पवित्र त्यौहार है। आज ही के दिन 13 अप्रैल के दिन सियाचिन डे भी मनाया जाता है। उस दिन हमारे भारत के सैनिकों ने ऑपरेशन मेघदूत करके दुश्मनों के दांत खट्टे किए थे और आज ही के दिन 13 अप्रैल को मेरे हस्बैंड डिप्टी कमांडेंट सुभाष शर्मा का जन्मदिन भी है। आपको मैं कहानी जो बताऊंगी आज, मैं आपको बिल्कुल दिल से बताना चाहती हूँ, क्योंकि उनसे जो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, आपको प्रेरणा मिलेगी, उसका एक एक शब्द को आप बहुत ढंग से सुनना और माना कि मोदी की तरह पिरो लेना उसको। यदि आपने उसको कंठस्थ कर लिया, सीख लिया, तो निश्चित रूप से मुझे पता है बहुत कुछ सीख के जाओगे आज। तो मैं आपको डिप्टी कमांडेंट सुभाष शर्मा की बात बताती हूँ। तो वो बचपन में एक बहुत ही साधारण परिवार के थे, पर उनका बहुत छोटी उम्र में सपना था कि मैं पायलट बनूं देश का और देश की रक्षा करूं। और साधारण परिवार से थे, पायलट बनने में बहुत पैसे लगते हैं, पर स्कॉलरशिप या छात्रवृत्ति ली, यहाँ से मेहनत, वहाँ से मेहनत, और फाइनली वो पायलट बन गए। और सोचिए कितनी छोटी उम्र थी, उनकी माता जी भी नहीं रही थी, जो वो 11वीं 12वीं क्लास में थे। उनकी मम्मी का भी देहांत हो गया था, पिताजी मानसिक अवसाद की स्थिति में आ गए थे। ऐसे में पायलट बनना, अपने बचपन के सपने को पूरा करना संकल्प से सिद्धि कहलाता है। संकल्प लिया ना उन्होंने बचपन में और सिद्धि प्राप्त करी। एक उन्होंने सिद्धि प्राप्त करी कि उनको ऑफिसर बनना था, क्लास 1 ऑफिसर बनना था, तो सीमा सुरक्षा बल का एग्जाम दिया और पहली बार में वो उत्तीर्ण होकर के असिस्टेंट कमांडेंट बने और देश की रक्षा की। उसके बाद मेरी शादी होती है उनसे 92 में। मैं खुद भी एनसीसी की छात्रा रही हूँ, तो मुझे यूनिफॉर्म से बहुत प्यार था। मेरे पिताजी ने मुझे देशभक्ति की बातें बचपन से सिखाई हैं, और जब मैं बहुत छोटी थी, 2 साल 3 साल 5 साल, तब मुझे ये सिखाया गया था कि आप सबसे पहले उठते ही धरती माता पर नमन करो और बोलो, धरती माता तुम बड़ी, तुमसे बड़ा न कोई, उठ सवारी पाँव लगू, देखो क्या भाषा हो।
तो मैं भी आप ही की तरह के संस्कारों से पल बढ़ के बड़ी हुई हूँ। तो यूनिफॉर्म से बहुत प्यार था और डॉक्टर कमांडेंट सुभाष शर्मा से मेरी शादी हुई। कुछ महीने हम दिल्ली में रहे, फिर कश्मीर में पोस्टिंग आ गई। कश्मीर में पोस्टिंग उस समय आई जब कश्मीर में जो अपने हिंदू भाई थे उन सबको मार दिया गया, किसी को बीच में चीर दिया गया और पूरे हिंदुओं को वहाँ से पलायन करा दिया, भगा दिया। बहुत खराब समय था, पर क्योंकि उस समय मोबाइल नहीं थे, मीडिया नहीं थी, हम सबको यहाँ तक पता ही नहीं चला कि हमारे भाइयों को कैसे मारा। उस समय कैप्टन कमांडेंट सुभाष शर्मा की जब पोस्टिंग वहाँ हुई, बहुत दमदार हीरो थे। आपके दोस्त आपने भी बताया, प्रभाकर कृष्ण नहीं बैठे, वो उनके साथ ही बाई चांस किस्मत की बात है कि दोनों दोस्त वहाँ साथ पहुँचे। एक ने दूसरा इलाका पकड़ा, एक ने इधर का इलाका पकड़ा, पूरे रास्ते ब्लॉक कर दिए कि आप देखिए आतंकवादी आता है तो कैसे आता है। रास्ता ब्लॉक हो गया, आतंकवादियों के लिए बहुत मुश्किल हो गया, ये अधिकारी उनको आंख में खटकने लगा। और ये रोज़ कोई ना कोई आतंकवादी पकड़ते थे, मारते थे, कभी उनके हथियार जब्त कर लिए, रोज़ अखबारों में आने लगे। वहाँ के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला जी भी उन्हें बहुत अच्छी तरह जानने लगे। ऐसे समय में जब इन्होंने बहुत सारे आतंकवादी मारे तो आतंकवादियों ने इनका नाम रखा पीटर, क्योंकि अपन तो अपना नाम बताएंगे नहीं, सुभाष शर्मा बता देंगे तो पता चले वो कोटा तक पहुँच गया आतंकवादी, तो इसलिए नाम अपन नहीं बताते। तो आतंकवादियों ने नाम रखा पीटर और एक नाम और रखा टेरर ऑफ टेरर, यानी डर का भी डर। आतंकवादियों से इतना डरने लगे कि डर का भी डर उनका नाम रखा। और आखिरकार थक कर आतंकवादियों ने क्या करा, दीवारों पर नाम लिख दिया। जो इस अधिकारी को मारेगा उसको 5 लाख का 4 लाख का इनाम। अलग अलग तंजीमें होती है वहाँ पे, हिजबुल मुजाहिदीन है, लश्कर ए तैयबा है, इन सब ने अलग अलग इनाम रखे। और एक दिन जब आप बहुत बहादुरी से लड़ते हो तो देश के लिए जाना भी गौरव की बात होती है। एक दिन खराब दिन आया, 16 अप्रैल, आज से 3 दिन बाद, 19 साल पहले की बात है। मैं खुद भी 28 साल की थी, मेरे हस्बैंड मुझसे सिर्फ 6 महीने बड़े थे और मेरे 9 महीने का बच्चा था, बहुत छोटा सा 9 महीने का बच्चा, सिर्फ एक ही था मुझे। वो सब बताते, वो जब शाम को पेट्रोलिंग करके आ रहे थे, बच्चों पीछे तक आवाज़ आ रही है, जब वो पेट्रोलिंग करके शाम को आ रहे थे अपने 15 जवानों के साथ, तो आतंकवादियों ने पीठ में छुरा को। खबर कोटा से है, जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को श्रीनाथपुरम में संविधान पार्क का शिलान्यास किया। इस अवसर पर बिरला ने कहा कि यह अवसर कोटा के विकास के लिए स्वर्णिम अध्याय में एक महत्वपूर्ण कड़ी जोड़ने वाला है। भारत का संविधान पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत है और हमारी कोशिश है कि आने वाली पीढ़ियों भी इसको संविधान से प्रेरणा मिले। अम्बेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बिरला ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने पीड़ित वंचित गरीबों के लिए संघर्ष किया है। इसी भावना के साथ हम कार्य कर रहे हैं और समाज में कोई वंचित न रहे, हर गरीब के सिर पर छत हो और प्रत्येक नागरिक को बेहतर जीवन सुविधाएं मिले। आज कोटा में खेल, शिक्षा और स्वास्थ्य, पेयजल एवं कनेक्टिविटी सहित हर क्षेत्र में कार्य हो रहा है। पीएम म्यूजियम की तर्ज पर बनेगा संग्रहालय पार्क में। दिल्ली के पीएम म्यूजियम की तर्ज पर बनने वाला संग्रहालय स्वतंत्रता संग्राम के महापुरुषों, संविधान निर्माण और योगदान देने वाले महान विभूतियों, लोकतंत्र की यात्रा तथा मौलिक अधिकारों को कर्तव्य की जानकारी आधुनिक तकनीकी से माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी। आज कोटा में संविधान पार्क का शिलान्यास हुआ है। इस संविधान पार्क में जहां बाबा साहब अम्बेडकर जी के जीवन दर्शन, उनके विचार आने वाली पीढ़ी को मिलेंगे, वहीं इस संविधान पार्क के अंदर 1857 से लेकर आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले हमारे वीर सपूतों, जिन्होंने आज़ादी के लिए संघर्ष किया, उनके जीवन दर्शन से भी प्रेरणा मिलेगी। और 1947 के बाद देश के अंदर आज़ाद करने में जिन लोगों का योगदान रहा, संविधान बनाने में योगदान रहा, उनका जीवन दर्शन भी इस संविधान पार्क में रहेगा, ताकि आने वाली पीढ़ी
संविधान को जाने, संविधान को जिए और संविधान के मार्गदर्शन के अंदर काम करें। इसलिए संविधान पार्क में जहां पर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जीवन दर्शन होगा और उसी के साथ साथ आने वाली पीढ़ी को इस संविधान पार्क से प्रेरणा मिले और वो सब संविधान को जाने, संविधान को आत्मसात करें और संविधान के मार्गदर्शन के अंदर अपने कर्तव्यों को निभाने का काम करें। केडीएल के लिए आपने कहा है, केडीएल की वजह से परेशान हो रहे हैं लोग। कोटा में प्राइवेट कंपनी केडीएल के कारण आम जनता परेशान है। मैंने केडीएल के अधिकारियों को कहा है कि वह लोगों से लूट मचाना बंद कर दें और केडीएल कंपनी आम जनता को राहत दे, लाइट की सुचारू व्यवस्था करे, क्योंकि ये कांग्रेस के जमाने के अंदर इसको काम दिया गया था। हम चाहते हैं कि जिस व्यवस्था से काम दिया गया है, लाइट के लोगों को सुचारू व्यवस्था हो और जिसकी उपयुक्त बिजली का बिल उतना दिया जाए। वीसीआर के नाम से, अन्य नाम से जो अवैध वसूली हो रही है, उस अवैध वसूली को बंद कर। 15 रुपए प्रतिदिन में आवास भी उपलब्ध कराई। हर गरीब व्यक्ति जो फुटपाथ पर रहता है, गरीब है, टापरी है, वह एक सम्मान की जिंदगी जी सके और इसके लिए कोटा विकास प्राधिकरण द्वारा 15 रुपए रोज के अंदर हर गरीब को पक्का मकान मिलेगा ताकि वो भी सम्मान की जिंदगी जी सके। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी कई योजनाएं बनाई है जिससे एक आम आदमी सम्मान की जिंदगी जी सके और मानवीय आधारों पर जिंदगी जी सके। इसी योजना के तहत खबर चंदौली से है, जहां पर किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार को आंदोलन की चेतावनी दी गई है और साथ ही भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत मंगलवार को चंदौली जिले के सकलडीहा तहसील क्षेत्र के खड़ेहरा गांव पहुंचे हैं। उन्होंने दिवंगत किसान नेता रामाश्रय यादव के परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की। इस दौरान टिकैत ने किसानों के मुद्दे पर सरकार की अनदेखी का आरोप लगाते हुए बड़े आंदोलन की चेतावनी दी और टिकैत ने आरोप लगाया कि किसानों की समस्याएं लगातार बढ़ रही है जबकि सरकार केवल आश्वासन दे रही। उन्होंने फसल नुकसान के मुआवजे को जटिल प्रक्रिया पर चिंता व्यक्त की जिससे किसानों को समय पर राहत मिल पा रही है और साथ ही टिकैत ने फार्मर रजिस्ट्री जैसी नई व्यवस्थाओं को भी किसानों के लिए परेशानी का कारण बताया है। उन्होंने मुआवजा प्रक्रिया को जटिल बताते हुए कहा कि किसान परेशान है। टिकैत ने दोहराया कि किसानों के लिए हर एक स्तर पर हक के लिए स्तर पर लड़ी जाएगी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में किसान नेता, कार्यकर्ता, स्थानीय लोग मौजूद रहे। सभी ने दिवंगत किसान नेता रामाश्रय यादव की श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। गेहूं उनका बेच रहे हैं और केंद्रों पर बोरा की समस्या है। कहीं ये सस्ते में फसल को लूटते हैं। जब फसल आती है, ये सब व्यापारियों की सरकार है, उद्योगपतियों को फसल को लुटवाने का काम करते हैं। सर, आज के समय में जो सिलेंडर की महामारी और किसानों की बेटियों की शादी हो रही है लेकिन सिलेंडर उपलब्ध नहीं है, इस पर क्या कहें? देखो, सिलेंडर ब्लैक मार्केट में गया और प्रायोरिटी पे जिनकी शादी हो रही है उन्हें कितने कार्ड बांटे, उस आधार पे उनको सिलेंडर अवेलेबल करवा जाए। और कुछ गांव के लोग भी भाई सिलेंडर से अलग हटके भी लकड़ी पे भी अपना काम करें, जैसे पहले हम गांवों में करते थे, उस पे भी हमको काम करना पड़ेगा। देगी किसान को, मजदूर को, गांव को लाभ कहाँ देगी? अभी आपने देखा होगा नोएडा में पिछले 4 दिन से बड़े आंदोलन चल रहे मजदूरों के। वे लेबर यहाँ के ही है, वहां 10-10 हजार रुपए में, 8-8 हजार रुपए में काम कर रहे हैं। क्या उसमें गुजारा चल जाएगा? जब आदमी को भूख लगेगी तो वो आंदोलन करेगा। भूखा आदमी ही आंदोलन करता है। देश को आजादी दिलवाई तो गांव गरीब किसानों ने दिलवाई। तो लेबर का जिस तरह से शोषण करा जा रहा है तो आंदोलन करेगा भाई। मजदूर भी आंदोलन करेगा, किसान भी करेगा। सर, केंद्र सरकार से बातचीत का दौर फिर शुरू करेंगे या आंदोलन? नहीं, अभी हमारे से कोई सरकार बात नहीं कर रही। 22 जनवरी 2021 को हमारे से आखिरी बार बात हुई थी, 5 साल से ज्यादा हो गए। कोई केंद्र सरकार
स्टेट सरकार हमारे से कोई बात नहीं करती। क्या लग रहा है कि केंद्र और यूपी सरकार के बीच अंदर अंदर गतिरोध चल रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, सब ये एक ही है। वो तो दिखाते हैं ये कि हमारे मुँह चल रहा, कुछ नहीं वो चलता। किसानों को लेकर भारतीय किसान यूनियन अगल रहा है क्या? हमारा ये है कि हमारी मीटिंगें चल रही है। हम यहाँ पे भी अगले महीने से मई में मीटिंग शुरू करेंगे यहाँ पे भी, और मीटिंगें पूरे प्रदेश में, देश भर में हमारी पंचायतें चल रही है, एसकेएम की और भारतीय किसान यूनियन की। सर, चंदौली धान का कटोरा है, लेकिन किसानों को अभी हाल में ही अमावल और कई जगह गेहूं की फसल जल गई है, लेकिन मुआवजा के नाम पर कुछ नहीं। इस पर मुआवजा तो ये है कि सरकार दे ही नहीं रही, मुआवजे में तो दिक्कत करती है सरकार। और जिस तरह से फसल जल रही है, फसल कम हो रही है, ओलावृष्टि हुई है, तो नुकसान किसान को बहुत हो रहा। ये तो आंदोलन ही करने पड़ेंगे, अगर आंदोलन भी नहीं होंगे तो और हालत खराब होगी। दूसरा सवाल सर कि ये रोड बनी है, इस पर जहाँ जहाँ देखिए मोड़ है या एक्सीडेंट का केंद्र बना हुआ है, इस पर ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, इस पर क्या कहना? जहाँ पे एक्सीडेंट ज्यादा होते होंगे, सरकार वहाँ के पॉइंट टू के सर्वे करे और एक्सीडेंट कैसे रुकेगा उस पर काम करें। स्थानीय लोग और प्रशासनिक अधिकारी उस पर बातचीत करें आपस में, उन पॉइंटों को चिन्हित करें और कैसे वहाँ एक्सीडेंट रुकेंगे उस पर काम करें। यहाँ के लोग सर स्टेट हाईवे को लेकर कुछ यहाँ पे करा है, एक तरफ 27 फुट का मुआवजा करा है, एक तरफ 50 फुट से भी ज्यादा है, और मुआवजा दिया नहीं, मकान तोड़ दिए, मुआवजा नहीं दिया गया तो उसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। यहाँ के लोग से बात करेंगे तो NHI को चिट्ठी लिखेंगे, यहाँ के अधिकारी को भी लिखेंगे, बात करेंगे उनसे। सर, अभी तक किसानों को मुआवजा नहीं मिला चंदौली में, और किसान यूनियन क्या करें? हम तो अधिकारी को कहते हैं ना, हमारी मीटिंग होती है, हमारे जिला अध्यक्ष हैं, हमारी प्रदेश कमेटी के लोग हैं, तो हम आवाज उठाते रहते हैं, जो भी चीज होगी उस पर आवाज उठाते हैं, अधिकारी को कहते हैं, घेराव करते हैं। तो यही किसान यूनियन कर सकती है, जागरूक करती है लोगों को। सर, सरकार द्वारा आपदा का ऑप्शन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन चंदौली जिले में अभी तक आपदा का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया, इस पर क्या कहना है? क्या होता है कि हमने सरकार को लिखा कि खेत को इकाई माना जाए और प्रति एकड़, मतलब एकड़ उसकी इकाई हो, सबसे छोटी इकाई हो, और जिसका जितना नुकसान हो उसकी भरपाई वो दिया जाए। और जो प्राकृतिक आपदा दूसरे तरह की आती है, चाहे बाढ़ की हो, वो ओलावृष्टि का है, बुंदेलखंड में ओलावृष्टि बहुत हुई है, अब की बार भी हर साल होती है, तो उसकी भी भरपाई सरकार करे। नहीं तो धीरे धीरे प्लान होगा, शहरों की तरफ प्लान चला जाएगा, गांव खाली होंगे। और एक और बड़ा सवाल है, जनसंख्या नियंत्रण कानून पे सरकार को सख्त कानून लेकर आना चाहिए। जितनी गाड़ियां हो रही, जनता हो रही, खाने की जगह नहीं है, स्कूल बंद हो रहे, हॉस्पिटल नहीं है, जनसंख्या पे हमको काम करना पड़ेगा, नहीं तो आने। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।